दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो 5 राज्यों के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, उसका शेड्यूल बता दिया गया है। अब देखो, ये शेड्यूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है, जो हमने ऑलरेडी स्टैटिक के अंदर पढ़ा भी है। इनफैक्ट आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूँगा होमवर्क के लिए, ताकि आपकी चेक हो जाए कि आपकी स्टैटिक नॉलेज कितनी अच्छी है। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखो इज़राइल और जो यहाँ पे चल रहा है हमास का इशू, ये तो आप जानते ही हैं, कल हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था, तो काफ़ी दिनों तक इसके रिगार्डिंग अभी तक हमारी न्यूज़ आएँगी। तो डेथ टोल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 10 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें देखने को मिला है, दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं फॉर अर्बन एरियाज़। पहली बात तो थोड़ा ना ये समझो कि आखिर इसको रिलीज़ कौन करता है। देखो, ये रिलीज़ किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपकी मोस्पी मिनिस्ट्री है, ठीक है? हुआ क्या था 2017 के अंदर, यहाँ पर एनएसएसओ उस टाइम पे हुआ करता था। आज तो एनएसओ हो गया ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उसके द्वारा यहाँ पे ये निकाला गया था 2017 के अंदर, तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए। साथ में ही नंबर से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कुछ टर्म्स। उन टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं, बाकी आप चीज़ें कहीं न कहीं आप नंबर्स तो आइडिया आप देख ही लोगे। एक्चुअल में होता क्या है ना कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए अलग-अलग टर्म्स यूज़ होती हैं। पहला टर्म है हमारे पास क्या? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको आप एलएफपीआर के नाम से जानते हो। अब पहले तो ये समझो कि लेबर फोर्स में है कौन-कौन इंसान? देखो, लेबर फोर्स के अंदर ना वो इंसान भी आएगा जो कहीं न कहीं काम कर रहा है, हु इज़ वर्किंग, एंड साथ ही साथ अगर कोई काम की तलाश कर रहा है, तो वो भी लेबर फोर्स के अंदर आएगा। गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो काम ढूँढ रहे हो, ठीक है? जैसे भी आप ऑनलाइन ढूँढ रहे हो, naukri.com हो गया, इस तरह की जो वेबसाइट होती है, उन पे लिंक्डइन पे अपनी नौकरी ढूँढ रहे हो, लोगों की मदद से नौकरी ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी लेबर फोर्स के अंदर आओगे। पर लेट्स से कोई पर्सन है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आप तो काम ना कर रहे हो, ठीक है ना? ना ही काम करना चाहते हो अभी करंटली, ठीक है? फ्यूचर में ऑब्वियसली काम करना चाहते हो, पर अभी आप काम की तलाश थोड़ी कर रहे हो। तो आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप लेबर फोर्स के अंदर नहीं आओगे। गेटिंग इट? तो बेसिकली वर्किंग, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, तब उनको क्या बोलते हैं, मतलब इनमें से कोई कंडीशन होनी चाहिए, तब वो होते हैं लेबर फोर्स के अंदर। गेटिंग द पॉइंट? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब पता लग गया होगा। इंडिया में ना अगर आप नोटिस करोगे, तो महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो काफ़ी कम है। क्या कारण हो सकता है? देखो, महिलाओं को आपने घर के अंदर बंद कर दिया, तो कहीं न कहीं ना वो काम कर रही हैं, मतलब ऑब्वियसली काम कर रही हैं, पर घर के काम को हम काम नहीं मानते, ठीक है ना? इकोनॉमिक सेंस के अंदर। इसलिए ना ही वो उनको काम अपॉर्च्युनिटी दी जाती है काम ढूँढने के लिए या फिर अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत कम है। इसके पीछे का कारण आप पैट्रियार्की हो गया, हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है? उनको यहाँ पे मान सकते हो। तो चलो सर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो समझ आ गया। बाकी ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं? बाकी चीज़ें हैं आपकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसका अर्थ क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग जो एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेना तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि आखिर कितने परसेंट लोग जो हैं वो बेरोजगार है। यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं हम, ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है, डिवाइडेड बाय कौन सा नंबर आएगा? आपकी लेबर फोर्स कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। समझे इस बात को? तो नीचे पॉपुलेशन नहीं आती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे कौन आते हैं? लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स मैंने आपको बता ही दिया, वो लोग जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो काम ढूंढ रहे हैं या अवेलेबल है काम करने के लिए, वो सारे भी आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड अमंग द पीपल इन लेबर फोर्स। पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, लेबर फोर्स की बात हो रही है। ये फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसको अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ना अलग अलग अप्रोचेस यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने यूजुअल स्टेटस अप्रोच सुना होगा, आपने वीकली स्टेटस अप्रोच सुना होगा, आपने डेली स्टेटस अप्रोच सुना होगा। सर, क्या फर्क है इनके अंदर, तीनों के अंदर? देखो, जब मैं बात करता हूँ यूजुअल स्टेटस अप्रोच की, इसका मतलब ये है कि जब आपका कोई सर्वे हुआ, मान लो आज सर्वे हो रहा है, तो आज से पिछले 365 दिन, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर अगर आपको कोई मीनिंगफुल या गेनफुल काम नहीं था, मेजर टाइम ऑफ द टाइम पिछले साल के, तब आप बेरोजगार माने जाओगे, ठीक है? वीकली स्टेटस के अंदर का क्या होता है? सॉरी, वीकली स्टेटस के अंदर मान लो आज सर्वे हुआ, इससे पिछले 1 हफ्ते की बात करेंगे, 1 वीक, बेसिकली द 7 डेज। अगर वहां पर आपको कोई खास गेनफुल वर्क नहीं हुआ किसी भी 1 घंटे के लिए किसी भी दिन,
तब आपको बेरोजगार मानेंगे। और डेली का मतलब क्या होता है? डेली का मतलब होता है कि आप जब सर्वे हो रहा है तो एक दिन मतलब जो, ठीक है ना, जिस दिन का हम रेफरेंस वीक मान रहे हैं, तो आपको कोई भी गेनफुल वर्क नहीं हो रहा इवन फॉर 1 आवर इन अ डे, उसको बोलेंगे डेली स्टेटस अप्रोच। समझे? यूजर स्टेटस अप्रोच ये अगर एमसीक्यू में आती है तो आपको ध्यान रखना, यहाँ 365 डेज आपका देखा जाएगा। यहाँ पर वीकली स्टेटस के अंदर हम एक वीक की बात करते हैं कि किसी बंदे को 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और तीसरा हो गया आपका डेली, यहाँ पर हम बात करते हैं नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ डे। ये फर्क होता है इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। अब अगर ये सारी चीजें पता है तो बस थोड़े नंबर्स आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हो। नंबर्स क्या बात कर रहे हैं? नंबर्स बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ना, वो घट गया है। कितना? 6.6% हो गया है इन अर्बन एरियाज इन क्वार्टर 1। यहाँ पे आप देख पाओगे कौन से क्वार्टर की बात हो रही है, क्वार्टर 1, यानी कि ये अप्रैल टू जून का डेटा है जो अब जाके हमारे सामने आया है। अप्रैल टू जून 2023 उसका डेटा हमारे सामने आया है। बाकी देखो नंबर्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था ना, वो स्टैटिक पार्ट था जो हमने डिस्कस भी कर लिया। यहाँ पर थोड़े स्टेट्स अगर आप देखना चाहो ना, जैसे आप देखो हिमाचल के अंदर अभी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर आप देख पाओगे, छत्तीसगढ़ देख पाओगे। ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात क्या है, देखो दिल्ली के बारे में हम अक्सर ना मतलब पोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो तो है ही है, पोल्यूशन दिल्ली के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है, पर दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। ये अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है ना, कि दिल्ली का 2.7% है, तो कंपैरेटिवली बाकियों से मुकाबले में बहुत कम यहाँ पे दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत और डेटा देखना चाहो, जैसे अर्बन एरिया के अंदर लेबर फोर्स कितना है, पार्टिसिपेशन रेट 47.5%। कारण क्या है कि मेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे अच्छा खासा है 73.5%, पर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, बट फिर भी बहुत कम है 23.2%। ये कुछ चीजें थी जो हमें एक आइडिया होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस ही कर ली। और हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है ना, वो दूसरे आर्टिकल के साथ काफी लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, यहाँ पे ये है क्लॉडिया गोल्डन, इनको यहाँ पर 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज यहाँ पे मिला है। अब सर क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ना वर्क प्लेस जेंडर गैप, ये समझ रहे हो, वर्क प्लेस जेंडर गैप अभी तो समझ गए होंगे बड़े आराम से कि वर्क प्लेस के ऊपर इतना फर्क क्यों दिखता है, मेल इतने ज्यादा काम कैसे करते हैं और फीमेल का मतलब पार्टिसिपेशन कम कैसे है इकोनॉमिक सेंस के अंदर। ये इन्होंने बात करी। सर ये तो अभी हम पढ़ के आए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेन का ज्यादा है, वुमेन का कम है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने उसी के रिगार्डिंग रिसर्च करी हुई है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, इन्होंने लगभग ना पिछले 200 साल का डेटा लिया और उनको स्टडी किया और देखा कि किस तरह से क्या क्या चीजें फर्क पड़ रही हैं। अब देखो एक्चुअल में ना लोगों को ये लग रहा था कि जैसे मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर देश आगे बढ़ रहा है, कोई भी देश, तो हमें तो ये लगना चाहिए ना कि देश के आगे बढ़ने के साथ साथ महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि ये अपने आप में एक यू शेप्ड कर्व है, मतलब यू नहीं बोलूंगा, इन्वर्टेड यू बोलूंगा, इस तरह की कर्व है। समझे इस बात को? होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि इस तरह से मूव करे, पर हो क्या रहा है, कुछ इस तरह से हमें इन्वर्टेड यू की शेप देखने को मिलती है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इन्होंने ऐसा बताया कि मैरिड वुमेन का अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब हम एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव करें, तो बीच में एक टाइम आया जब कहीं ना कहीं हमारे पास पार्टिसिपेशन डिक्रीज होता है, फिर बाद में सर्विस सेक्टर के साथ इंप्रूव होता है। तो इस तरह से चेंजेस आते हैं। ये सिर्फ मैरिड वुमेन की बात करी, बाकी वुमेन की भी बात करोगे, सबको इंक्लूड करोगे, तो काफी बार हमें ऐसा कुछ इनको कर्व यहाँ पे देखने को मिला कि ऐसा कंसिस्टेंटली वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं हो रही, बीच में बड़ी फिर कम हुई, इस तरह से यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे और भी नोटिस करी, जैसे अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका के अंदर इन्होंने खासकर देखा, अमेरिका के अंदर ये सेम ग्राफ इनको फॉलो होता देखने को मिला कि 1990s के टाइम के ऊपर हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट था वो बढ़ गया था, पर उसके बाद फिर से यहाँ पे कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे वो हाईएस्ट था वर्ल्ड के अंदर 1990s के अंदर, बट कहीं ना कहीं आज के टाइम के ऊपर वो हाईएस्ट नहीं है। और इन्होंने एक्चुअल में बात पता क्या करी, इन्होंने एक्चुअली बात करी कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है जो कहीं ना कहीं लोगों के घरों के अंदर होता है ना, वही सेम चीज उनके साथ वर्क प्लेस के ऊपर होती है। देखो इस बार का आपने मेंस का पेपर देखा, यूपीएससी मेंस का, आई थिंक जो जीएस पेपर 2 था ना, उसमें 3 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 क्वेश्चन वहां पे वुमेन के साथ लिंक्ड आए। जीएस 1 जीएस 3 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो अपने आप में ना कल को मेंस के अंदर भी टॉपिक आएगा, तो वहां पर प्लीज इनकी जो रिसर्च है ना, इसको कोट कर देना, ठीक है ना, थोड़ा सा बस एक लाइन लिख देना, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। देखो थोड़े टाइम पहले हमने इसरो के वुमेन साइंटिस्ट की बात भी करी थी, उनको भी आप कोट करो। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आंसर्स को वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। ये जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, आप इनको मेंस के आंसर में डेफिनेटली आप लिखिए। गेटिंग द पॉइंट? तो इन्होंने ये सारी यहाँ पे बातें इन्होंने ये करी हैं, ये पूरा इन्होंने ना पूरा रिसर्च किया इसके रिगार्डिंग जो हम बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी थोड़ा आपको ना और बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जब बात करते हैं वुमेन की, तो हमें जैसे पैट्रियार्की हो गया, ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे का मेजर एक कारण बन जाते हैं कि उतनी हमें वुमेन की
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं देखने को मिलती। आज के टाइम के ऊपर हमें एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। आप बात करते हो ना पिंक कॉलराइजेशन की, कि बेसिकली नर्सेज हो गया या आपके एयर होस्टेस हो गया, आपके रिसेप्शनिस्ट हो गया, ये महिलाएं हैं। तो महिलाओं को कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस के अंदर क्लस्टर कर दिया गया है, जो कि जो जिन जॉब्स के अंदर उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हमें नहीं देखने को मिलती। इसके साथ ही साथ वुमेन अगर आगे बढ़ना भी चाहती हैं, कहीं न कहीं उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी जाती है। आप जानते हो ना ग्लास सीलिंग इफेक्ट, कि उसकी प्रमोशन एक समय के बाद जाके रुक जाती है। महिलाओं को एक तरह से रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको वो अपॉर्च्युनिटीज़ जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, या फिर कहीं न कहीं जो उनके वर्क प्लेसेस है, वहाँ पर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ठीक है ना? उतनी सिक्योरिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं होती। अभी भी महिलाओं को उनका जो प्राइमरी काम, ऐसा देखा गया है कि महिलाओं का प्राइमरी काम क्या है? घर की देखभाल करना। ब्रेड विनर कौन किसको माना गया है? अभी भी ब्रेड विनर कहीं न कहीं मेल को माना गया है। तो ये सारे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हमें यहाँ पे महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। एक तरह की स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी हमें जेंडर के बेसिस के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये सारी बातें आपको अपने आंसर्स में लिखोगे तो डेफिनिटली अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे भी। हमने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ तो समझा ही समझा, पर कहीं न कहीं अपने एग्ज़ाम के अंदर उसको कैसे यूज़ करना है, वो भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब एक बात नोटिस करो, इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर ना ये तीसरी महिला है जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है। अभी तक सिर्फ 2 को मिला था, ठीक है? 2009 के अंदर एलन ऑस्ट्रोम और एस्थर डफ्लो को तो नाम आपने सुना ही होगा, 2019 के अंदर इनको भी यहाँ पे मिला था। बाकी मैंने इनकी रिसर्च किया थी, क्या-क्या इनके चीज़ें बताई थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करी, सोशल नॉर्म्स के रिगार्डिंग बात करी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक छोटा-सा चीज़ मुझे और डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़, वो क्या है? देखो एक्चुअल में ना आप जानते हो नोबेल प्राइज़ कहाँ से आया? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। ठीक है ना? उन्होंने ही यहाँ पे अब जब उनकी डेथ होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने अपनी जो वसीयत थी, जो विल थी, वो लिख के गए। उसके अंदर उन्होंने पता है क्या बोला? उसके अंदर बोला कि हमें ना प्राइज़ेज़ देने चाहिए इस तरह से जो अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने बात करी फिज़िक्स की, उन्होंने बात करी केमिस्ट्री की, मेडिसिन की बात करी, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया। ये 5 प्राइज़ेज़ के बारे में डिस्कशन किया उन्होंने अपनी विल के अंदर, और इनके बारे में पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने डिस्कस भी कर लिया। तो यहाँ पर ना जब उन्होंने बात करी थी, जब वो लिख के गए थे, तब उस टाइम सिर्फ 5 ही चीज़ों के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलते थे। तो फिर सर इकोनॉमिक्स का छठा प्राइज़ कहाँ से आ गया? देखो ये ना 1968 के अंदर ना एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्वेरिजेस रिक्सबैंक। यहाँ पर इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा एक प्राइज़ हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर भी होना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ें थी ना, जो 5 कैटेगरीज़ थी, इनके प्राइज़ तो चल रहे हैं 1901 से, पर ये वाला जो इकोनॉमिक्स का ये था, ये 1968 के अंदर आया। तो ये फ़र्क भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किस तरह से यहाँ पे अस्तित्व में आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। इट इज़ मुश्क बुर्जी। थोड़ा-सा डिफिकल्ट नाम है, पर समझने की कोशिश करना। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ना ये हमें चावल देखने को मिलता है। अपने आप में काफ़ी इसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है? प्योर व्हाइट भी इसको बोल सकते हो, एंड एट द सेम टाइम इस चावल की ना बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो एरोमेटिक वैरायटी है, सेंट वैरायटी है इसकी, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अभी हुआ क्या था ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, यहाँ पर इस चावल की जो प्रोडक्शन होती है, जो यील्ड होती है, उसके अंदर कमी देखने को मिलती थी। काफ़ी बार कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, वो इस चावल को खा जाते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन काफ़ी डाउन आ गई थी। पर कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, वहाँ के लोकल फार्मर्स के द्वारा स्टेप्स लिए गए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ इसको ना हमने जीआई टैग का दर्जा भी दे रखा है। जीआई टैग आप जानते हो, हमने 3 या 4 दिन पहले पढ़ा था, तो कहीं न कहीं उससे भी इसकी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प हो रही है। अब ये चावल को काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादियों हो गया, ठीक है? शादियों के अंदर यूज़ किया जाता है, कुछ और फेस्टिवल्स के अंदर, कुछ स्पेशल ओकेशंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और एक्चुअल में जो किसान है ना, मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था इनके रिगार्डिंग, किसान बहुत ही पैशनेट है इनको ग्रो करने के लिए। उन्होंने देखा कि यार ये कोई आज से चावल ग्रो नहीं कर रहे, कई सदियों से उनके परदादे, ठीक है ना, जो उनकी कई पुश्तें हैं, वो कहीं न कहीं इस चावल को ग्रो कर रही हैं, तो दे आर वेरी कीन ऑन ग्रोइंग दिस थिंग। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है ना, यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी पॉपुलेशन नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी आप डिस्ट्रिक्ट बुडगाम हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये सगाम करके एक जगह है, ठीक है, उन एरियाज़ के अंदर यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको मुश्क भुर्जी के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एनएमसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। बहुत सिंपल चीज़ है। आप लोग जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हो ना, मेट्रो का कार्ड यूज़ करते होंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर आप खुद सोचो कि एक आपके पास कार्ड हो, वही कार्ड आप बसों के अंदर, मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, पार्किंग फैसिलिटीज़ के अंदर, सब जगह यूज़ हो। तो जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के मोड है ना, उसके लिए एक सिंगल कार्ड होना चाहिए, एनसीएमसी, उसी को बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये कौन-सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत ध्यान से इस मिनिस्ट्री को चूज़ करना, कोई और ट्रांसपोर्ट वगैरह मत लिखाना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पे होगा। ताकि कहीं न कहीं इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है?
एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रुपए प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्ड को यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है ना। यूपीएससी लिखेगी सिर्फ डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड सिर्फ, नहीं, प्रीपेड हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, हर पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पे इसको ऑपरेट यहाँ पे किया जा सकता है। साथ ही साथ कि कैसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम हो गया, ये तो सारी चीजें हैं ही हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। अब ये एक वर्ड है जो शायद आपको ना समझ आए, मैं समझा देता हूँ इसको। देखो कई बार ना आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो कई बार वो आपसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है, आपने पासवर्ड एंटर किया। अब ये पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, तो ये हुआ एक फैक्टर हो गया ऑथेंटिकेशन का। फिर कई बार पासवर्ड के साथ साथ ना आपके फोन के ऊपर ओटीपी भी आता है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, ये दूसरा फैक्टर हो गया ऑथेंटिकेशन का। तो किसी पर्सन को चेक करने के लिए कि हाँ सही बंदा ही उस चीज को एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे दो दो तरह से दो लेयर की सिक्योरिटी है ना, ऐसा कह लो, तो इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर भी एनसीएमसी के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आपको डिस्काउंट हो गया, अगर कार्ड गुम गया तो उसकी प्रोटेक्शन है, कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी है, ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्प्रे हैबिटेट डिक्टेट एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर कोएग्जिस्टेंस। देखो एक नई स्टडी आई है, उस स्टडी के हिसाब से बोला गया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वाइल्ड डॉग, जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है और जो टाइगर है, हो सकता है कोएग्जिस्ट करते हो। देखो स्टडी इतने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम की तरफ बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, पर ये जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसको ना ढोले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग ढूले भी बोलते हैं इसको, वट एवर जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। तो इसके अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें ना, तो लगभग 949 से लेकर 2215 के बीच में इसकी पॉपुलेशन को माना जाता है। ये इंडियन ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और काफी यहाँ पे एक्सटिंक्शन का खतरा भी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हैबिटेट लॉस की वजह से, प्रे उतना अवेलेबल नहीं होता, कुछ डिजीजेस की वजह से मार दिया जाता है कई बार इनको, कई बार कॉम्पिटिशन की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज इसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, एंड कहीं ना कहीं साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 हो गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंतर्गत ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिल जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ढोले की मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर किसका है, डॉग फैमिली का ही है, जिसके अंदर आपको वोल्व्स हो गया, फॉक्सेस हो गया, और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मेजर आपको देखो इंडिया के अंदर, आपको कोई पूछे ना कि इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स हो गया, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, यहाँ सब जगह देखने को मिल जाएगा। तो कल को यूपीएससी आपको बोले ना कि दिस इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो स्टेटमेंट आप गलत कर देना, क्योंकि बाकी जगह भी तो देखने को हमें मिल जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होते थे हिस्टोरिकली, आज तो काफी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, पर पहले हमें ये रशिया के क्रॉस हो गया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह यहाँ पे देखने को मिलते थे। पर आज के टाइम के ऊपर तो इंडिया हो गया, थाईलैंड, मेजरली वहीं देखने को आपको मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक तक चलते हैं, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। बस एक एरिया आपको समझाना था, और तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर। यहाँ पर क्या हुआ ना, अभी रिसेंटली MENA जो मेना हो गया, मेना क्लाइमेट वीक 2023 का हमें यहाँ पे देखने को मिला, इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। तो ये कौन सा एरिया सर, मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका? देखो लॉजिक से ही समझो, ये मेना एरिया, ये वाला जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ना, ये सारा एरिया आपको मेना के अंदर देखने को मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो ये जो वीक बनाया गया, इसके अंदर क्या कोशिश करी गई, यहाँ पर कोशिश करी गई कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, उसके अंदर हमने क्या बात करी थी, कहीं ना कहीं हमने अपने क्लाइमेट को ठीक करना है, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज को हमें रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेना एग्रीमेंट जो हुआ है, मेना क्लाइमेट वीक के अंदर, उसके अंदर इसी को और कमिटमेंट को यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, मेना के जो नेशंस देखने को मिलेंगे ना, तो उसके अंदर 7 ओपेक के देश भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग मेजरली जो नेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऑयल की भी बात करी कि इसको हम कैसे, इनके जो इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन इश्यूज को कैसे टैकल करना है, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिली। तो मेना के अंदर होता क्या है ना, 60% वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा, एंड 45% वर्ल्ड के नेचुरल गैस रिजर्व आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। साथ में ही, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी स्टार्टिंग के अंदर ही, जब हमने बात किया कि शेड्यूल आ गया है 5 असेंबली इलेक्शंस का, तो उसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि यहाँ पर क्या लगता है। और यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, इजी क्वेश्चन ही है, आई एम श्योर आप कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ना स्पेशल लीव पिटिशन के रिगार्डिंग में दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना है इसको आंसर करने की, फिर कल अकॉर्डिंगली एसएलपी भी डिस्कस हम कर लेंगे। कल जो होमवर्क दिया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है? नहीं, ये कौन रिलीज करता है? आपका यूएनसीटेड, हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये हो गया। दूसरा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं,
हमने काफ़ी अच्छे से समझा था कि चाइना हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ये सारे इसका पार्ट है, पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, राइट? उसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको टू स्टेट सोल्यूशन के रिगार्डिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका आंसर इजराइल हो जाएगा, ठीक है। हमने समझा था कि कैसे एक पैलेस्टीन के लिए भी एक स्टेट की डिमांड करी जाती है, तो उसको मतलब उसको बोलते हैं टू स्टेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन का यहाँ पे मुद्दा है। योम किपुर वार, ये भी आपका कहीं ना कहीं इसराइल और अरब कंट्रीज के द्वारा हुआ था, उनके बीच में हुआ था, इजिप्ट और सीरिया ने इसको लीड किया था। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि कौन सी साउथ वेस्ट एशिया कंट्री है जो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी की तरफ अपना जो ओपन अप नहीं होती। यहाँ पे नोटिस करो, देखो ये है आपका मेडिटेरियन सी, ये आपका इसराइल रहा, ये रहा आपका इजिप्ट। इसराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज मैंने आपको कल समझाए थे, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, ठीक है। और ये वाला जो एरिया आपको जानते हो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इसके बारे में तो पता ही है। अब जॉर्डन देखो, जॉर्डन रहा यहाँ पे, जॉर्डन कहाँ टच कर रहा है मेडिटेरियन सी का, नहीं कर रहा ना, इसका आंसर बनेगा जॉर्डन। बाकी सारे टच कर रहे हैं, तो वो हमें अकॉर्डिंगली पता होने भी चाहिए। सीरिया का कुछ लोग पूछेंगे सर सीरिया कहाँ टच कर रहा है, अरे सीरिया का आगे भी है, ठीक है। ऊपर जाओगे ना, ऊपर मैप देखना है इसको जरा, ऊपर से टच होता है वहां पे, ठीक है। गोलन हाइट्स की बात कर लो, अरे ये रहा आपका गोलन हाइट्स, ये देखो ये रहा आपका गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स का यहाँ पे एरिया के अंदर देखने को मिलता है, आपका मिडिल ईस्टर्न एरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हो कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैपिंग के बेसिस के ऊपर जो आते हैं ना, वो आपके प्योरली प्योरली करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर आते हैं। तो प्रीलिम बूस्टर के अंदर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी न्यूज आए या जो भी प्लेसेस इन न्यूज हो, कहीं ना कहीं कवर हो ही जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल पे जाके इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।